अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियर रेजोनेंस के रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ेंगे, ब्राइट-विग्नर फार्मूला। अगर आपको याद हो तो हमने न्यूक्लियर रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि रेजोनेंस क्या होती है। तो रेजोनेंस जब किसी भी, अगर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रेजोनेंस ये है कि जब कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करता है या रिएक्शन करता है, तो अगर उस इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी उस न्यूक्लियस की किसी भी स्टेट की एनर्जी के साथ कंसाइड कर जाए या मिल जाए, तो फिर उसको, उस सिचुएशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। यानी एनर्जी लेवल इंसिडेंट पार्टिकल का और टारगेट न्यूक्लियस का अगर ओवरलैप कर जाएं या मैच कर जाएं, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। तो जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं, उसमें जो लोअर एनर्जी स्टेट्स होती हैं, उनकी जो लेवल्स के आपस में जो डिस्टेंस होता है या स्पेसिंग होती है, वो ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइंड होती हैं लो एनर्जी स्टेट्स। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, हायर एनर्जी स्टेट्स आती हैं, तो हायर एनर्जी स्टेट्स में जो स्टेट्स के दरमियान स्पेसिंग है वो कम होती जाती है। इसीलिए हायर एनर्जी स्टेट्स पे रेजोनेंस नहीं होती है, बल्कि हायर एनर्जी स्टेट्स की जो स्पेसिंग कम होने की वजह से उनको ज़्यादा मुश्किल होता है डिफ़ाइन करना। ठीक है। तो हायर एनर्जी स्टेट पे हमारे पास वर्चुअल एनर्जी स्टेट्स होती हैं, बाउंड एनर्जी स्टेट्स होती हैं। वर्चुअल एनर्जी स्टेट्स और बाउंड एनर्जी स्टेट्स का भी डिफरेंस है। वर्चुअल एनर्जी स्टेट्स वो होती हैं जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी न्यूक्लियॉन एक्साइटेड स्टेट से जब डी एक्साइट होता है, तो वो दो तरह से डी एक्साइट हो सकता है। एक तो ये है कि वो किसी भी फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे या एनर्जी स्टेट पे वापस चला जाए, लोअर एनर्जी स्टेट पे, जो कि बाउंड हो, यानी उसकी वैल्यू फिक्स हो और वो स्टेबल हो। ठीक है। एक तो ये है, इसको हम कहेंगे बाउंड एनर्जी स्टेट, यानी डी एक्साइट होके किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट पे चला गया। फिर एक होती है वर्चुअल एनर्जी स्टेट। ये वो होती है, वो एनर्जी स्टेट होती है जब कोई भी पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होके थोड़ी देर के लिए किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है, लेकिन वो एनर्जी स्टेट जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, बट जस्ट वर्चुअल आप उसको कह सकते हैं। वो एनर्जी स्टेट जो है वो स्टेबल भी नहीं होती है। ठीक है। रियल तो होती है बट स्टेबल नहीं होती है, इसलिए हम उसे वर्चुअल कहते हैं। यानी थोड़ी सी देर के लिए वो वहाँ पर स्टे करता है पार्टिकल। तो वर्चुअल एनर्जी स्टेट और बाउंड एनर्जी स्टेट में डिफरेंस ये है कि एक स्टेबल है और एक आपके पास अनस्टेबल है। ठीक है। तो दोनों का काम ये है कि दोनों पे ही डी एक्साइट होकर पार्टिकल जो है वो वापस आता है हायर एनर्जी स्टेट से। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो उसके नतीजे में जो एनर्जी होती है इंसिडेंट पार्टिकल की, उसका क्या हम डिराइव कर सकते हैं, उसका क्या रिलेशन हम बना सकते हैं न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के साथ। यानी एनर्जी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, और ये सब चीज़ें 1936 में एक फार्मूला जो है रेजोनेंस का, वो दो साइंटिस्ट ने दिया था, ग्रेगरी ब्राइट एंड यूजीन विग्नर। ये दो साइंटिस्ट के नेम है, इनके नाम पे ही इस फार्मूले का नाम है ब्राइट विग्नर फार्मूला। ठीक है। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको इनिशियली इसलिए दे दिए कि जो हम आर्टिकल अभी पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर ये वाली टर्म्स बार बार यूज़ होंगी। ठीक है। रेजोनेंस और बाउंड स्टेट, वर्चुअल स्टेट
और इसके अलावा एक्साइटेड स्टेट्स और लेवल विड्थ भी। लेवल विड्थ आपको याद होगा, हमने पहले एक आर्टिकल पढ़ा था लेवल विड्थ के नाम से। तो लेवल विड्थ क्या होती है, जब भी कोई हमारे पास एनर्जी स्टेट होती है, उसकी एनर्जी के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी एनर्जी स्टेट की, उस अनसर्टेनिटी का जो मेजर है उसको हम लेवल विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये फार्मूला जो है वो क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है, अ फार्मूला विच रिलेट्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन विद द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, क्या है कि ये ऐसा फार्मूला है दैट रिलेट्स क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का तो आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन टू अकर। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के क्रॉस सेक्शन को इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी के साथ रिलेट करता है। ठीक है, when the energy is near that required to form a discrete resonance level of the competent nucleus। ठीक है, जब एनर्जी जो है वो नियर होती है, रेजोनेंस बनाने के करीब करीब होती है, तो फिर जो है वो न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, या एनर्जी किस तरह से उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, ये चीज़ें जो है वो इस फार्मूले में बताई जाएंगी। ब्रेट-विग्नर फार्मूला जो है ये बेसिकली कंपाउंड न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा जो है वो डील करता है। यानी हमारे पास कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल किसी भी पार्टिकल के न्यूक्लियस के साथ जब स्ट्राइक करता है तो उसके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है, और वो कंपाउंड फिर डिफरेंट वेज में जो है वो खुद को स्प्लिट करता है। ठीक है, तो ये थ्योरी है। अब वो डिफरेंट वे में किस तरह स्प्लिट करता है और ये कंपाउंड कैसे बनता है, इसकी भी डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें। अच्छा, कुछ इसके अंदर फार्मूला के स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन होती है जो कंपाउंड न्यूक्लियस की, वो किस तरह से होती है। सिंप्लीफाइड पिक्चर of the formation of the compound nucleus is that the positive energy projectile particle is momentarily trapped in one of the single particle virtual states। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी ऐसा होता है कि जब आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल आता है और वो न्यूक्लियस के पास आता है, स्ट्राइक करता है उसके ऊपर, या आप ये कह सकते हैं कि वो उसके साथ रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करता है तो ये जो पार्टिकल है ये इसके अंदर किसी भी स्टेट के अंदर ट्रैप हो जाता है, यानी कि वहाँ जाके फंस जाता है। ट्रैप होने का मतलब ये है कि ये किसी भी एनर्जी स्टेट के अंदर जहाँ तक इसकी एनर्जी होती है वहाँ पे खुद को फिक्स कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। अब जब वो उधर ट्रैप हो जाता है तो वो जो एनर्जी स्टेट जिसमें वो ट्रैप हो रहा होता है उसको हम कहते हैं वर्चुअल स्टेट, जिसकी हमने पहले भी बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, formation of the compound nucleus is that the positive energy projectile particle is momentarily trapped in one of the single particle virtual states। ठीक है, तो ये किसी भी एक वर्चुअल स्टेट में ट्रैप हो जाता है। अच्छा, जब ये वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप हो जाता है या वहाँ पे उसका एक पार्ट बन जाता है, तो फिर अपने उस टाइम के दौरान ये क्या करेगा, कोलिजन दूसरे न्यूक्लियॉन्स के साथ, यानी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के साथ, थ्रू द कोलिजन विद द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इट शेयर्स इट्स एनर्जी विद देम। ये अपनी एनर्जी जो है, ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था, अपनी एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियॉन्स के साथ शेयर करेगा, raising some of them into excited states and itself dropping it to one of these states by virtue of the energy it lost। यानी क्या होगा कि ये जब उन न्यूक्लियॉन्स के साथ स्ट्राइक करेगा
अगर आप यहाँ पे देखें, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस के अंदर जब जाता है तो उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियॉन्स मौजूद होते हैं। ये उन न्यूक्लियॉन्स के साथ जो है कोलिजन करता है। कोलिजन के नतीजे में ये कुछ न्यूक्लियॉन्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। जब अपनी एनर्जी उन न्यूक्लियॉन्स को दे देता है तो ज़ाहिर है इसकी अपनी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। जब इसकी अपनी एनर्जी कम हो जाती है तो ये किसी भी लोअर स्टेट पे चला जाता है और जिन न्यूक्लियॉन्स को इसने एनर्जी दी थी वो हायर स्टेट्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैनी पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट विच इज़ द कंपाउंड न्यूक्लियस। अच्छा, इसके बाद क्योंकि बहुत से पार्टिकल्स को इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की है तो वहाँ पे एक मैनी पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, यानी एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इस सिचुएशन को, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं ये कंपाउंड न्यूक्लियस है। ठीक है, जहाँ पे एक हमारे पास स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में बहुत से न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो आ जाते हैं तो वो फिर एक कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाता है। एट दिस स्टेज ऑल द मेमोरी of the original mode of excitation is lost। यानी ओरिजिनली जो भी एक्साइटेशन होनी थी या जो भी एक्साइटेशन हुई है प्रोजेक्टाइल की कोलिजन के नतीजे में, वो एक्साइटेशन की सारी मेमोरी ख़त्म हो जाती है। यानी उसको नहीं आइडिया होता आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस के उसने किस तरह से एनर्जी अचीव करके वो एक्साइटेड स्टेट पे आया है। एट दैट स्टेज उसके लिए वो एक्साइटेड स्टेट उसकी परमानेंट स्टेट हो जाती है। यानी उसको वहाँ से वो ये नहीं बता सकते कि ये न्यूक्लियस के अंदर इस स्टेट तक कैसे पहुँचा है पार्टिकल। ठीक है, यानी उसकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है। एक सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहें, ठीक है, मेमोरी ख़त्म हो जाती है ओरिजिनल वे में वो कैसे यहाँ पे आया था। ठीक है, एट अ लेटर टाइम अ डीके पॉसिबिलिटी occurs when the energy of excitation is once more concentrated in a single or few particle virtual state। तो थोड़ी सी देर बाद जब ज़्यादा एनर्जी जो है वो किसी भी स्टेट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए या सिंगल पार्टिकल स्टेट पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है कॉन्सेंट्रेट, तो फिर ये होता है कि वहाँ पे डिके अकर होता है। यानी अपनी एनर्जी को लूज़ करने के बाद वो, यानी लूज़ करने के लिए वो खुद को उस न्यूक्लियस से अलहदा कर लेता है। ठीक है, वो पार्टिकल्स खुद को उस न्यूक्लियस से अलग कर लेते हैं ताकि वो, क्योंकि वो उस स्टेट पे अब मज़ीद नहीं स्टे कर सकते, वहाँ पे एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो एट अ लेटर टाइम डिके पॉसिबिलिटी अकर्स। ठीक है, कुछ देर बाद डिके की जो है वो पॉसिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद वो उस न्यूक्लियस से अलहदा होना चाहेंगे। तो ऐसे होता है कि वो फिर ये फिर कंपाउंड न्यूक्लियस बनने के बाद के ये वाली स्टेज है, यानी जहाँ पे वो डिके कर जाता है डिफरेंट न्यूक्लियस या पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो in the evolution of many particle excited states, several such fleeting decay configurations may occur before one of them is realized and the products separate out। ठीक है, तो इस तरह जब मैनी पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट बन जाती हैं, जब हमने ऊपर डिस्कस किया है मैनी पार्टिकल स्टेट्स को, यानी एक स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे आ गए हैं ज़्यादा एनर्जी के साथ, तो फिर बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अब ये किस तरह से डिके करेंगे। यानी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, एक से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जब तक कि वो डिके कर नहीं जाता। यानी 10-12 कॉन्फ़िगरेशंस भी एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन उनमें से कॉन्फ़िगरेशन वो वाली जो है हमारे पास आती है, वो वाला डिके होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ जो हैं कॉन्फ़िगरेशंस की वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी मोर देन वन हो सकती हैं। ठीक है,
तो जब उनमें से कोई एक जो है वो रियलाइज़ हो जाती है तो फिर प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट आउट हो जाती है। तो ये वाला जो केस है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ में से कोई वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमें नज़र आएंगी जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी डिके की, ठीक है। तो अभी हमने जो है वो डिस्कस किया है कि हमारे पास जब प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करती है किसी न्यूक्लियस पे तो वो उस न्यूक्लियस के अंदर जाके अपनी एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को देती है, और न्यूक्लियॉन्स जब एनर्जी ले लेते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं, मैनी पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में। और जब वो वहाँ चले जाते हैं तो वो अपनी मेमोरी ख़त्म कर देते हैं, यानी उनको नहीं आइडिया होता कि उनकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी एक्साइटेड स्टेट की। तो फिर वो वहाँ से कुछ देर वहाँ पे स्टे करने के बाद डिके करना चाहते हैं। तो डिके करने की बहुत से जो है वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उनमें से जो फाइनल पॉसिबिलिटी होती है उस पे फिर डिके अकर हो जाता है, यानी उसमें न्यूक्लियस से सेपरेट हो जाते हैं वो पार्टिकल या वो न्यूक्लियस जो बाद में फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्राइट-विग्नर फार्मूला का क्या रोल है? ब्राइट-विग्नर फार्मूला जो है वो ये बताएगा कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी और जो इंसिडेंट पार्टिकल हमारे पास आया है ये इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। और इन दोनों का आपस में रिलेशन को एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि हम इससे पहले जो है वो शेल मॉडल को स्टडी करते रहे। शेल मॉडल जो है वो हमें इस तरह की किसी भी वर्चुअल स्टेट्स या मैनी पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट्स का आपस में जो लिंक है उसके बारे में क्लियर पिक्चर नहीं देता शेल मॉडल, ठीक है। तो हमें फिर कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो जनरलाइज करे इस तरह के रिएक्शन को या इस तरह के प्रोसीजर को जिसमें हमारे पास पार्टिकल अपनी एनर्जी जो है न्यूक्लियॉन्स को ट्रांसफ़र करके फिर वर्चुअल एनर्जी स्टेट्स पे और इस तरह से फर्दर जो प्रोसीड होता है रिएक्शन। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन न्यूक्लियर शेल मॉडल ने नहीं किया था, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन इस ब्राइट-विग्नर फार्मूला के थ्रू देखना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में कुछ एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं, स्टेट्स दिखाई गई हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होती हैं फील्ड न्यूक्लियर लेवल्स। ये वो वाली स्टेट्स होती हैं जिनका सबसे ज़्यादा जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, यानी इनको डिस्टर्ब करना या इनको इनमें से पार्टिकल्स को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आती हैं एक्साइटेड स्टेट्स। ये थोड़ा सा इससे ऊपर का पोटेंशियल है, यानी पॉजिटिव ऊपर की तरफ अगर जाएँ तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाए तो नेगेटिव। और नेगेटिव पोटेंशियल इज़ ग्रेटर हेयर, यानी ये ज़्यादा इसके अंदर रिपल्शन मौजूद होती है। सो जैसे जैसे न्यूक्लियर लेवल्स फिल होते हैं ऊपर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। अगर यहाँ से किसी भी पार्टिकल को एनर्जी दें तो वो इन एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर इससे भी ऊपर देखें तो हमारे पास वर्चुअल बाउंड स्टेट्स हैं। ये वो वाली स्टेट्स हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया, जो कि वर्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, रियलिटी में नहीं होती बट वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही होती है। ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल को शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी पोटेंशियल वेल में से निकलने के लिए किसी भी पार्टिकल को इस पोटेंशियल वेल की एनर्जी के अगेंस्ट उतनी ही एनर्जी लानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम पढ़ते हैं पोटेंशियल वेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वाला जो पोटेंशियल वेल है ये एक्चुअली न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल यानी न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर रहा है। नॉर्मली हम जो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर पढ़ रहे होते हैं तो हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, ये यहाँ पे हम न्यूक्लियस के पोटेंशियल वेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर होपफुली ये अब आपको डायग्राम थोड़ी सी समझ आ गई। फॉर अ शॉर्ट रेंज और abrupt sided potential there exists a quasi bound और virtual single particle state for positive energy, ठीक है। शॉर्ट रेंज पोटेंशियल अगर हो तो फिर हमारे पास वर्चुअल
बाउंड स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग रेंज पोटेंशियल हो, जैसे कूलम्ब पोटेंशियल होता है, तो फिर हमारे पास कोई ऐसी वर्चुअल स्टेट्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है वो शॉर्ट पोटेंशियल, शॉर्ट रेंज पोटेंशियल के लिए, शॉर्ट रेंज में आपके पास, आपको आइडिया होगा कि शॉर्ट रेंज न्यूक्लियस के अंदर की रेंज को कहते हैं, यानी न्यूक्लियॉन्स का आपस में जो फोर्सेस होती हैं, न्यूक्लियॉन्स की आपस में फोर्सेस है वो शॉर्ट रेंज की है, ठीक है। लेकिन जो एटम की फोर्सेस हैं, आपको पता है एटम में हमारे पास कूलम रिपल्शन, कूलम अट्रैक्शन, इस तरह की फोर्सेस होती हैं, इनकी रेंज ज़्यादा होती है, तो ये लॉन्ग रेंज पोटेंशियल्स होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो पोटेंशियल्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज पोटेंशियल्स होते हैं। शॉर्ट रेंज पोटेंशियल्स के लिए जो है हम वर्चुअल सिंगल पार्टिकल स्टेट्स को कंसिडर कर सकते हैं और इनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हम ये फार्मूला जो है इसको क्यों डिराइव करना चाह रहे हैं। ये इस फार्मूले की डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन हम इसको हो सकता है 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करें, ठीक है। लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे इजी वे में इसको करें, ताकि इसके स्टेप्स जो भी हैं वो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब at this point we should note that if we treat the problem of nuclear reactions by quantum mechanics using the shell model potential to represent the nucleus, for example, then we have no mechanism for changing the energy of the incident particle as sketched out above, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन ये वाला प्रॉब्लम जो है वो हम देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स को या शेल मॉडल को यूज़ करते हुए, तो फिर उस पर हमें, हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं होता है एनर्जी को चेंज करने का। कौन सी एनर्जी? जो इंसिडेंट पार्टिकल की होती है, यानी इंसिडेंट पार्टिकल जब आता है अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, तो जाहिर है उसकी एनर्जी बदल जाती है, अब वो अपनी एनर्जी, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह का कोई मैकेनिज़्म ना तो क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपली मौजूद था और ना ही शेल मॉडल इसको कोई अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था। Simply we have no way of absorbing the bombardment particle into the compound nucleus। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम इसको एब्जॉर्ब करवाएं और उसकी एनर्जी फिर हम कैलकुलेट करें और ये बताएं कि ये एनर्जी इस तरह एब्जॉर्ब हुई है। तो इस चीज़ को समझने के लिए फिर हमें कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस डिफरेंट मेथड को ही हम इस फार्मूले का नाम दे देते हैं, यानी इस फार्मूले को जो हम डिराइव कर लेते हैं तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से करेंगे इसका। अच्छा, अभी यहाँ तक हमने इस फार्मूले की जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि ये फार्मूला होता क्या है और ये क्यों हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने एनर्जी स्टेट्स को भी देख लिया था, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को भी देख लिया। थोड़ा सा इस जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस हमारे पास वो पॉइंट जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की किसी भी एक एनर्जी स्टेट के साथ मैच कर जाए, यानी एनी वन स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस and energy of the incident particle, if they match then this phenomena is called nuclear resonance, ठीक है। तो न्यूक्लियर रेजोनेंस इसको कहते हैं। अब इसी न्यूक्लियर रेजोनेंस को लेकर आगे चलते हैं और इस पे हम ये देखते हैं जब इंसिडेंट पार्टिकल हमारे न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक कर रहा है तो वो उसके नतीजे में किस तरह से एनर्जी को अब्जॉर्ब करवा रहा है और वहाँ पे न्यूक्लियॉन्स को एक्साइट कर रहा है, और एक्साइट करने के बाद न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो कुछ ऐसी स्टेट्स पे चले जाते हैं जहाँ पे वो अपनी प्रीवियस मेमोरी को भूलकर तो वहाँ से डिके हो जाते हैं कुछ और पार्टिकल्स और कुछ और न्यूक्लियस की शक्ल में, ठीक है। तो ये हमारा जो ये वाला लेक्चर था, इस पे हमने ब्रेड-विग्नर फार्मूला को जो है वो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा है और थोड़ा सा उसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये जो है हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है वो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको जो है वो
इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। थैंक यू।